नमस्कार दोस्तों इतिहास की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और एक लेक्चर आपको मिल चुका है जिसमें हमने आपको हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और ये भी जान लीजिए आप कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको सारे के सारे प्रश्न वहीं से आने वाले हैं। या फिर आप देखिए जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं आप हल करके देखिए तो आपको मैक्सिमम प्रश्न उस लेक्चर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग पूरा इतिहास पढ़ने का प्रयास करेंगे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास को। ठीक है, आज ये इतिहास का दूसरा लेक्चर है जिसमें आपको हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले एक सूचना, अभी लोक सेवा आयोग ने अपने कैलेंडर को अपडेट किया है जो पिछले दिनों आया था। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें एक एग्जाम की डेट को अपडेट किया गया है और वो है पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा, जो कि 25 जुलाई 2020 से होने वाली थी, लेकिन अब वो 25 अगस्त से होगी, यानी कि एक महीने बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हो या फिर आप लोगों को इस संपर्क में हो तो उनको ये जानकारी कन्वे कर दीजिएगा कि कैलेंडर बस अपडेट हुआ है, सिर्फ एक परीक्षा की डेट में परिवर्तन हुआ है, 25 जुलाई से 25 अगस्त कर दिया गया। ठीक है, बाकी परीक्षाएं चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो या पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो, जितनी परीक्षाएं हैं वो वैसे की वैसी यथावत रहेंगी। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग वैदिक संस्कृति की। ठीक है, ये इतिहास का दूसरा लेक्चर है, पहला था हड़प्पा सभ्यता का, दूसरा है वैदिक संस्कृति का। और वैदिक संस्कृति के ऊपर आपको हम 2 लेक्चर देंगे, एक ऋग्वैदिक काल का और एक देंगे आपको उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, चूंकि मैटर बहुत ज्यादा था इसलिए एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, काफी इंपॉर्टेंट चीजें छूट रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको 2 लेक्चर में कवर कर दिया जाए। चलिए, जो इसका जो वैदिक संस्कृति का काल है वो है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए हम आपको एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर ये और दे दें कि जो ईसा पूर्व है यानी कि बीसी और एडी आपने सुना होगा, बहुत लोगों को जानकारी होगी, फिर भी जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक बीसी और एक एडी। ठीक है, एक बीसी और एडी। बीसी का जो इंग्लिश में कहा जाता है उसे बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और एडी होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और बीसी है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और बीसी को हिंदी में कहा जाता है ईसा पूर्व। क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व। और एडी को हिंदी में कहा जाता है ईसवी। ठीक है, अब देखिए बीसी और एडी है क्या, ये ईसा पूर्व और ईसवी क्या है। ठीक है, तो इसको पहले समझने का प्रयास करिए। मान लो ये एक टाइमलाइन, ठीक है, ये क्या है? एक समय रेखा है। ये क्या है? ये टाइमलाइन है, समय रेखा है। ठीक है, और जो ईसा मसीह का जन्म है वो यहाँ पर हुआ है। ठीक है, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ है वो कहां पर हुआ है? यहाँ पर। ठीक है, तो जो ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का काल है उसे क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल है, बाद का समय है, उसे एडी या फिर ईसवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लेते इसको हम मान लेते हैं 1। ठीक है, 1 ईस्वी मान लेते हैं। यहाँ पर जो मान लेते हैं कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ वो ईस्वी था, यानी कि 1 ईस्वी था। ठीक है, अब अगर इसके आप इधर जाएंगे तो क्या होगा? इधर आप जाएंगे तो 1 ईसा पूर्व, ठीक है, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, ऐसे ही आएंगे ना। और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 200 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 2000 ईस्वी, ऐसे जाएंगे ना। ठीक है, यानी कि इधर क्या होगा? अगर इधर आते हैं तो इसको हम ईसा पूर्व में लिखते हैं और इधर जाते हैं तो फिर ईस्वी में लिखते हैं, यानी कि इधर ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व यानी कि बीसी कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी या फिर एडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये वही समय है। यहाँ मान लीजिए लगभग 1500 से, यानी कि यहाँ से लेकर के लगभग यहाँ तक का समय होगा। ठीक है, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय को हम वैदिक संस्कृति के काल के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और जो वैदिक संस्कृति है वो दो कालों में विभाजित है, एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जो ऋग वैदिक काल का समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल का समय है वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व यानी कि ऋग वैदिक काल की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ऋग वैदिक से संबंधित जो भी संस्कृति है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के हम यहाँ पर वैदिक संस्कृति पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया था। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति के बाद या हड़प्पा सभ्यता के बाद जो भी सभ्यता या संस्कृति आई उसे हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये वैदिक इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इस वैदिक संस्कृति के जो जानने के मुख्य स्रोत हैं या जो इसकी जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है। यानी कि इसकी जो वैदिक संस्कृति की संपूर्ण जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, वेदों से प्राप्त होती है। इसलिए इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो इसका स्रोत है वो है प्रमुख रूप से ऋग्वेद, यानी कि ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से हमको मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए इसको ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इस ऋग्वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे, ये थे आर्य। ठीक है, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन। ठीक, श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन होता है। और ये सभ्यता यानी कि ये संस्कृति जो वैदिक संस्कृति है ये मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी या फिर ग्रामीण संस्कृति थी, जबकि आपको पता है कि हड़प्पा कैसी सभ्यता थी, कैसी संस्कृति थी, वो नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी है, एक ग्रामीण सभ्यता है और इनकी जो प्रमुख भाषा थी वो थी संस्कृत। ठीक है, इनका जो मुख्य व्यवसाय था किनका, वैदिक संस्कृति के लोगों के जो आर्य थे इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन, और इसके अलावा कुछ और भी गौण व्यवसाय था, तो कृषि वगैरह भी ये लोग किया करते थे। इसके अलावा इनका जो भौगोलिक विस्तार है यानी कि कहां पर पाए जाते थे, तो देखिए इनके भौगोलिक विस्तार के बारे में या ये कहां पर पाए जाते थे, कहां पर रहते थे, इसके बारे में प्रमुख रूप से या कहें मूल रूप से कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। और ये भी पता नहीं चल पाया है कि ये आर्य लोग आए कहां से थे। कई विद्वानों ने, कई इतिहासकारों ने अपने अपने मतों को स्पष्ट किया है, बताया है, लेकिन किसी भी इतिहासकार ने या विद्वान ने अपने मत को मतलब सिद्ध नहीं कर पाया कि मतलब हाँ वास्तव में यहीं से ये आए होंगे। जिसमें एक सर्वमान्य मत है मैक्स मूलर का सर्वमान्य मत है, और ये मत ये कहता है कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो यही मतलब जो सर्वमान्य प्रचलित मत है वो मैक्स मूलर का माना जाता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। और ये कहां तक फैले थे, ये पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर के पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भूभागों में फैले थे। ठीक है, क्योंकि देखिए इनका जो समाज था वो एक तरह से कबीलाई समाज था, ये लोग कबीलों में रहते थे। ठीक है, अभी हम लोग इनकी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो ये कबीलों में रहा करते थे। कबीले का मतलब होता मतलब एक तरह के छोटा सा गांव या कहें तो समूह। ठीक है, तो और ये जो कबीले थे वो स्थायी नहीं थे। आज मान लो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर जो है पशुपालन कर रहे हैं, पशुचारण कर रहे हैं, फिर यहाँ पर अगर कुछ नहीं रहा उनको पशुओं को चराने के लिए या उनके खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, तो क्या हुआ, यहाँ से बोलिया बिस्तर उठाया और जाकर के दूसरी जगह अपना निवास स्थान बना लिया। फिर वहां पर कुछ दिन रहे, ठीक है, वहां पर अपना पशुपालन किया, कृषि किया या मतलब अपनी जो है जो भी व्यापार धंधा किया। फिर वहां पर उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं रही, वहां से अपना बोरिया बिस्तर उठाया, कहीं और जाके बस गए। ठीक है, तो इनका समाज जो है इस तरह से मतलब चलता फिरता था, घूमता हुआ था, मतलब कहीं स्थायी नहीं रहा है। इसलिए इनके बारे में सटीक जानकारी नहीं पता चल पाती कि इनका विस्तार कहाँ से और कैसे कैसे रहा होगा या कहाँ से ये आए थे। ठीक है, तो ये इन क्षेत्रों में रहा करते थे। इन लोगों की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो थी सिंध नदी। ये सिंध नदी को बहुत ज्यादा मानते थे। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो थी सरस्वती। ठीक है, सरस्वती को नदीतमा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद उस काल में यानी कि वैदिक संस्कृति के काल में या ऋग वैदिक काल में कुछ नदियां भी थी। ठीक है, और इन नदियों को उस काल में किस नाम से जाना जाता था, तो ये जो नदियां हैं यहाँ पर इनका ये तो वर्तमान नाम है,
और ये है प्राचीन नाम कि उस समय इन नदियों को किन किन नामों से जाना जाता था। तो जो वर्तमान में सतलज नदी है उसको सतुद्री के नाम से जाना जाता था, रावी को परशुली नदी के नाम से जाना था, चिनाब को अश्विनी के नाम से, झेलम को वितस्ता के नाम से, व्यास को विपाशा के नाम से, गोमल को गोमती के नाम से, काबुल को कुभा के नाम से और घग्गर को दृष्टि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये नदियां याद कर लीजिएगा, पूछा जाता परीक्षा में, 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएंगी कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या था या प्राचीन काल में इस नदी को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये जो 7-8 नदियां हैं इनके नाम याद कर लीजिएगा, एक आध प्रश्न आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनके हम राजनीतिक जीवन की बात कर लेते हैं, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, कि मतलब इनका जो है कैसा समाज था। तो इनका जो समाज था वो कबीलाई समाज था। ठीक, कबीलों में ही रहते थे। कबीला मैंने आपको बताया ना कि 10-20 परिवार मिलकर के या जो है एक झुंड टाइप का बना करके रहते थे। वही इतना सारा जो है व्यवसाय करते थे, पशुपालन भी करते थे, खेती भी करते थे। ठीक है, छोटे छोटे गांव जैसा बना करके रहा करते थे। तो उनको जो है कबीला नाम दिया गया था, इसलिए इनके समाज को कबीलाई समाज के नाम से जाना जाता है। और इनके जो मुख्य कबीले थे वो ये थे अनु, द्रिहु, पुरु, तुर्बस और युद्ध। ठीक है, ये प्रमुख इनके 5 कबीले थे। इसके अलावा बहुत सारे और भी कई कबीले थे, लेकिन ये 5 प्रमुख कबीले थे। इनके नाम याद रखिएगा, अनु, द्रिहु, पुरु, तुर्बस और युद्ध। ठीक है, इनका जो राजनीतिक विभाजन था, मतलब कि इनके जो गांव वगैरह थे वो कैसे थे। तो जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। ठीक है, ग्राम क्या था, ये कई परिवारों का समूह था। ठीक है, कई परिवारों का समूह था और इसके जो ग्राम था इसके मुखिया को हम ग्रामणी के नाम से या फिर मुखिया के नाम से जानते थे। ठीक है, और जो ग्राम क्या था, जो वर्तमान में हम लोग का भी गांव होता है ना, उसी को तब ग्राम कहा जाता था। इसके बाद ग्राम से जो बड़ी इकाई होती थी वो होती थी विस। ठीक है, और विस क्या था, जो आजकल का हम लोग का जिला है ना, उसे उस दौरान विस कहा जाता था। ठीक है, और ये क्या था, ये कई गांवों का समूह था और इस विस के जो प्रधान होता था उसे या प्रमुख होता था, जो मुखिया होता था उसे विसपति के नाम से जाना जाता था। और कई सारे विस मिल करके एक जन का निर्माण करते थे, यानी कि अनेक विषयों का समूह जन कहलाता था। और जो जन का मुखिया होता था उसे जनपति या राजा के नाम से जाना जाता था। और ये जो राजा का पद होता था ये आनुवंशिक हुआ करता था, यानी जो राजा है तो अगला राजा उसका पुत्र ही बनेगा। ठीक है, और जो जन था ये वर्तमान में राज्य, देश या राष्ट्र, यानी कि राज्य जैसा था, या यूं कहें कि जो देश या राष्ट्र के जो समान तुलना हम कर सकते हैं, तो उसे उस दौरान जन कहा जाता था। ठीक है, और उस दौरान के कुछ पदाधिकारी थे जिनको इन नामों से जाना जाता था। ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पूरब कौन था, ये दुर्गपति था जिसको सैनिक कार्य दिया गया था। स्पष्ट को गुप्तचर का काम दिया गया था और उग्र को पुलिस कर्मचारी का कार्य दिया गया था। इनको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये बात की चीज है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके समाज में एक कबीलाई परिषद भी थी। ठीक है, कबीलाई परिषद क्या थी, इसमें 3 चीजें मुख्य रूप से थी, सभा, समिति और विदक। ठीक है, ये क्या मतलब यूं कहें तो राजनीतिक समाज में, मतलब जैसे पंचायत वगैरह हुई या मतलब कोई विवाद हो गया या मतलब कोई मामला ऐसा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसका निपटारा कौन करेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये 3 प्रकार की सभा या परिषदें भी हुआ करती थी, जिनका नाम था सभा। सभा क्या थी, ये वृद्ध या श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था थी, जिसमें वृद्ध लोग, श्रेष्ठ यानी कि अभिजात या फिर संभ्रांत लोग, यानी जो धनी या अमीर वर्ग के लोग होते थे, तो वो इसमें शामिल होते थे सभा में। समिति में कौन होता था, सामान्य जनता की ये प्रतिनिधि सभा थी, यानी कि जो राजा का चुनाव वगैरह होता था तो वो यही समिति के द्वारा हुआ करता था। जो जनता की प्रतिनिधि सभा है ये राजा का चुनाव करती थी, और जो इसके सभापति हुआ करता था उसको ईशान के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, सभापति को ईशान के नाम से जानते थे। और तीसरी थी विदक, ये क्या थी, ये आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, इसी को हम जनसभा के नाम से भी जानते थे। ठीक है, किसको, विदक को। तो ये 3 प्रकार की कबीलाई परिषद थी जो वहां पर मामलों के निपटारे के लिए या फिर जो भी वहां पर व्यवस्था थी उसको मेंटेन करने के लिए बनाई गई थी। अब हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था की, होगी राजनीतिक व्यवस्था। अब ये सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो जो इनका समाज था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी,
कुल थी या फिर परिवार, ठीक है। और परिवार के मुखिया को या कुल के मुखिया को कुलुप या गृहपति, किस नाम से? कुलुप या गृहपति के नाम से जानते थे। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का भी हमको वर्णन मिलता है और 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। 4 वर्ण यहाँ पर मिलते हैं और जो 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ये परीक्षा में पूछा गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है कि उस दौरान समाज में 4 प्रकार के वर्ण प्रचलित थे। दास प्रथा का भी प्रचलन था, यानी कि दास बनाए जाते थे, दास रखे जाते थे। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने व संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे, यानी कि स्त्रियां राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकती थी और संपत्ति की मालिक या मालिकाना हक उनके पास नहीं हो सकता था। गाय को अकन्या माना जाता था और पुनर्विवाह भी होते थे, यानी कि पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं इसके बाद आर्थिक व्यवस्था पे, यानी कि उनका आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा, ठीक है। तो देखिए जो उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था वो आपको पता है, पीछे बता चुके हैं, पशुपालन था, ठीक है। और जो गाय थी वो गाय मुद्रा की भांति समझी जाती थी, ठीक है। अगर किसी, जैसे हम लोग मुद्रा है, रुपया है, ठीक है, पैसा ही क्या मुद्रा है, लेकिन उस समय मुद्रा थी नहीं, तो गाय को मुद्रा के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अगर कोई वस्तु लेनी है, कोई चीज लेनी है तो उसके बदले में गाय दे दी जाती थी, ठीक है। तो गाय दे दी और उसके बदले में कुछ सामान हमने ले लिया, तो गाय को हम मुद्रा की तरह इस्तेमाल किया करते थे। और यहाँ पर चरागाह के लिए कुछ शब्द प्रयुक्त होते थे जो कि हैं गव्य और गव्यति। ये परीक्षा में पूछे गए हैं। चरागाह के लिए प्रयुक्त शब्द कौन थे? गव्य और गव्यति। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था, ठीक है। और जो करते थे उनको कहा जाता पड़ी। पड़ी नामक लोगों के द्वारा, जो व्यवसायी वगैरह थे उनको पड़ी के नाम से जाना जाता था। और जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब ये होता है कि एक वस्तु दो और दूसरी वस्तु लो, ठीक है। मान लो कि कोई एक किसान है, ठीक है, और उसके घर में दूध हो रहा है, ठीक है। अब दूध तो उसके घर में हो रहा है और मान लो उसे किसी के यहाँ से दुकान से कपड़ा लेना है, ठीक है। अब चूंकि वो हर कोई व्यक्ति कपड़ा तो रख नहीं सकता है, अब कपड़ा दुकानदार के पास होगा या जो कपड़ा का व्यवसाय होगा, तो वो गया भैया 5 लीटर दूध दे दिया और उसके बदले में कपड़ा ले लिया, ठीक है। तो उसको कपड़े वाले के पास दूध नहीं था और दूध वाले के पास कपड़े नहीं थे, तो ये क्या हुआ? वस्तु विनिमय होगी, नहीं एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को देना, ठीक है। ये क्या हुआ? इसी को वस्तु विनिमय कहा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार की वहां पर व्यवस्था प्रचलित थी कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लिया या फिर दिया जाता था। और जो अति उपयोगी पशु था वो घोड़ा था। घोड़ा बहुत प्रचलन था, काफी इस्तेमाल किया जाता था। और ऋग्वेद में एक अनाज का भी उल्लेख मिलता है और वो था इयव, यानी कि जौ, ठीक है। सिर्फ एक ही अनाज का वर्णन मिलता है, जौ का। और उस समय खोजी गई जो धातु थी वो थी लोहा, यानी कि लोहे का आविष्कार इस काल में हो गया था, खोज लिया गया था। और इनका देखिए धार्मिक जीवन कैसा था, तो ये लोग अनेक देवताओं का अस्तित्व था उस समय, जिसमें से प्रमुख जो देवता थे वो थे इंद्र, ठीक है। यानी कि कई सारे देवी देवताओं की मानते थे, कई लोग देवताओं का अस्तित्व मिलता है, प्रचलन में थे, मानते थे। लेकिन जो सबसे प्रमुख देवता था वो थे इंद्र देवता। और इंद्र देवता की स्तुति के लिए 250 सूक्त थे, ठीक। कितने? 250। उनकी स्तुति के लिए, प्रार्थना के लिए 250 सूक्त थे। और जो दूसरे प्रमुख देवता थे वो थे अग्नि। इनकी स्तुति के लिए 200 सूक्त थे। और अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के मध्यस्थ का कार्य दिया गया था, यानी कि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता था? ये अग्नि देवता ही किया करते थे। पर्जन्य को वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता था। पूषण जो कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूषण जो थे वो पशुओं के देवता थे ऋग्वैदिक काल में, जबकि ये शूद्रों के देवता हो गए उत्तर वैदिक काल में। और निष्क ये सोने का आभूषण था जो लोग वहां पर धारण किया करते, महिला वगैरह, ठीक है। जो भी आभूषण बनते थे उनको निष्क कहा जाता था और सोने के बनते थे, ठीक है। अरण्ययानी को जंगल की देवी के नाम से जाना जाता था। वैद्य को भीषज के नाम से जाना जाता था। और उर्वरा, इनको उर्वरा को जुते हुए खेत के नाम से जाना जाता था। और सीता हल से बनी नाली हुआ करती थी। इनको परीक्षा में पूछा गया, सीता क्या थी? हल से बनी हुई नाली। जो हल चलता ना, तो जो हल चलता तो उसमें बीच में जो कुछ नालियां बन जाती हैं उनको सीता के नाम से जाना जाता था, ठीक है।
अब देखिए 2 टेबल यहाँ पर हमने यहाँ पर बनाई हुई, ये आपको हम समझाने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए जो ये वैदिक संस्कृति है इसमें हम 4 वेदों के बारे में पढ़ेंगे, वो आपको पता ही है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 4 वेदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये 3 नए वेद और जोड़े गए, यानी जिनको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। तो जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तब सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल, तो सिर्फ हम यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऋग्वैदिक काल में हमको सिर्फ ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में चल करके हमको 3 वेदों के बारे में और जानकारी प्राप्त हो गई, या यूं कहें ये 3 जो वेद हैं ये बाद में यानी कि उत्तर वैदिक काल में खोजे गए। ठीक है, तो चलिए पहले टेबल देखते हैं। यहाँ पर वेद है, इनके पुरोहित कौन थे, यानी कि इनको जो मतलब उच्चारण कौन करते थे या इनका जो गायन कौन करते थे वो पुरोहित थे, और ये किससे संबंधित थे, और इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो पुरोहित थे यानी जो गायन करते थे या उच्चारण करते थे उनको होत्र के नाम से जानते हैं, और ये देवताओं की स्तुति से संबंधित है। ठीक है, यानी देवताओं की प्रार्थना की जाती थी, स्तुति की जाती थी, और जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐत्रेय और कौशिकी। परीक्षा में आप देखेंगे तो कई बार पीछे जैसी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। दूसरा है सामवेद, उद्गाता कहते हैं पुरोहित को, और इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश। ठीक है, इसका तीसरा है यजुर्वेद, इसके पुरोहित को अथर्ववेद के नाम से जानते हैं, और इसमें याज्ञिक कर्मकांड यानी कि यज्ञ से संबंधित जो यज्ञ के कर्मकांड होते हैं, अनुष्ठान वगैरह होते हैं, उनकी विधि के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ और तैत्तिरीय। और अंतिम है अथर्ववेद, ये ब्रह्मा, इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है, और ये औषधियों से संबंधित है, और इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। ये कथन और कारण में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसको रट जाइएगा कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। कि सभा और समिति है ना, तो ये प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान इनको माना गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको एकदम रट जाइएगा। और कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो जो ऋग्वेद में मंडल है वो कुल 10 मंडल है। ठीक है, और जिसमें सूक्त है वो 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र है, और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, और इसके रचनाकार विश्वामित्र है। और ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है। ये दशराग युद्ध परशुरी या फिर रावी नदी के तट पर हुआ था, लड़ा गया था। और 9वें मंडल में क्या है, ये सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, एक मंडल मैंने यहाँ पर और लिखा था, ये देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में क्या है, ये वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। तो इस बात को भी आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 10वें मंडल में। ठीक है, तो ये थी ऋग्वेद के बारे में जानकारी। अब 3 वेद बचे हैं, कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये तीनों हम कहाँ पढ़ेंगे, ये तीनों हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो हमने आज पढ़ लिया 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक पढ़ लिया है। अब 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक कहाँ पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। इस काल में इन 3 वेदों के बारे में वर्णन किया गया है, इनकी खोज की गई है, इनकी रचना की गई है, तो फिर वो उत्तर वैदिक काल में इनको रखा गया। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ऋग्वेद के बारे में बताया गया, इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और इस चूंकि संस्कृति की जो सारी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है, इसीलिए इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए मिलता हूँ उत्तर वैदिक काल के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।